बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो इस ऐप को अभी इंस्टॉल करने के लिए जाइए प्ले स्टोर पर, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए बात करते हैं आज की दिन भर की खबरों की। छठी बार के सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा। नारेबाजी करने से रोका तो पप्पू यादव ने किरण रिजिजू पर जम करके निशाना साधा। वो भी कहां पर? संसद भवन में। वो भी किस समय? शपथ ग्रहण करते समय। जब लोकसभा में शपथ ग्रहण करते समय पप्पू यादव का अलग अंदाज दिखा। जब पप्पू यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा में सांसद के शपथ लेने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में कल दिन भर ऐसे वीडियो सामने आए जिनके विवाद हुआ है। इसके बाद लोकसभा के रिकॉर्ड से विवादित बयानों को और फिर नारों को हटा दिया गया। इसी बीच बिहार के पूर्णिया से जीते पप्पू यादव भी शपथ लेने के लिए संसद पहुंचे। ऐसे में उन्होंने नारेबाजी करने की कोशिश की तो संसदीय कार्य मंत्री और प्रोटेम स्पीकर ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में पप्पू यादव ने सत्तापक्ष के सांसदों की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि मैं 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे सिखाइएगा। यहाँ शपथ लेने पहुंचे पप्पू यादव के गले में #रीनीट की तख्ती लगाए हुए दिखे। जहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार से की है। दोस्तों हैदराबाद के सांसद और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को 18वीं लोकसभा में संसद पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद आखिर में जय फिलिस्तीन कहने पर विवाद हो गया। उधर प्रोटेम स्पीकर ने इसे कार्रवाई से हटा दिया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर कहा। या फिर प्रोटेम स्पीकर से हाथ मिलाने पहुंच गए। एनडीए के सांसदों ने नियमों के खिलाफ बताया। जहाँ उधर बीजेपी के बरेली से सांसद छत्रपाल गौवार ने शपथ लेने के बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, जब विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी कृत्य करार दिया। जहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, 5वीं बार लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इंशाअल्लाह मैं भारत के हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दों को ईमानदारी से उठाता रहूंगा। शपथ के बाद संसद परिसर में मीडिया के सवालों पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा। ये कैसे गलत है? जब मुझे संविधान का प्राविधान बताइए कि ये गलत है। आपको दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, आप इसे भी पढ़ें। दोस्तों रील बनाना आज के युवाओं का शौक बन गया है, लेकिन ये रील्स बनाना कभी कभार उनके लिए मुसीबत भी बन जाती है। ऐसा ही मामला बिहार के कटिहार जिले के कोरा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर रील बनाने के चक्कर में 3 युवक हवालात पहुंच गए। सेल्फी की ऐसी सनक के बारे में जानकर आप भी कहेंगे कि ऐसा भी होना था क्या। दरअसल कटिहार के कोरा थाना क्षेत्र के गैराबाड़ी बाजार में सद्दाम, सोनू और बाबुल एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर के यूट्यूब में लाइव कमेंट के लिए अजीबोगरीब वेशभूषा में ट्रिपल लोडिंग होकर के रील बना रहे हैं। इस दौरान तीनों का पूरा शरीर और चेहरों के साथ साथ मोटरसाइकिल में भी मिट्टी का लेप लगा हुआ था। इसी को लेकर के कोरा थाना पुलिस ने पहले तीनों को पकड़ करके थाना लाया और बाद में जुर्माना भी ठोक दिया। अब रील बनाने के चक्कर में थाना तक पहुंचने की ये कहानी पूरे जिले में चर्चा का विषय है। दोस्तों बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर ने मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी बातें कह दी है, जो आपको सुनना चाहिए उनकी बातों को। जी हाँ, बिहार के राज्यपाल डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि विकसित बिहार का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम पिछड़ेपन का राग अलापना छोड़ दें, दूसरों के आगे खुद को नीचा बताना और फिर हाथ पसारना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को पुरानी सोच बदलनी होगी, इसकी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी को उठानी होगी और सब लोगों को मिलकर के आगे बढ़ना होगा। तभी प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार हमारा बिहार भी 2047 तक डिजिटलाइज हो सकेगा। वहीं बिहार को लेकर के उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि जब पिछली सरकार उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बिहार जाने का आदेश दिया गया तो फिर मैं काफी देर तक सोचता रहा बिहार कैसा होगा, किस तरह से काम करूंगा, लेकिन जब आया तो लगता है कि बिहार बदल चुका है। अब बिहार के बारे में कोई भी कुछ कहेगा तो फिर मुझे तकलीफ होती है।
दोस्तों बीजेपी के एक सांसद ने ईश्वर की शपथ नहीं ली है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जीते हुए सांसद संसद भवन में शपथ ले रहे हैं, जहाँ शपथ लेने का कार्यक्रम जारी है। ऐसे में सभी सांसद कोई खुदा का नाम लेकर के, कोई अल्लाह का नाम लेकर के, कोई भगवान लेकर के, कोई ईश्वर बोल करके शपथ ले रहे हैं। ये सभी सांसदों को ये लेना जरूरी है। लेकिन वहीं पर बिहार के एक बीजेपी सांसद ने ईश्वर बोल करके शपथ नहीं ली है। हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सांसद है और क्यों ईश्वर की शपथ नहीं ली है। जहां इस सांसद का नाम है राजभूषण चौधरी। जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में ईश्वर के नाम के बजाय सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के साथ शपथ लेकर के अपनी पार्टी के कई सहयोगियों को आश्चर्यचकित कर दिया। जहां बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद चौधरी भाजपा के एकमात्र मंत्री थे जिन्होंने अपनी शपथ पत्र में ईश्वर का जिक्र नहीं किया। जहां संसदीय शपथ के अनुसार सांसद या तो भगवान के नाम पर शपथ ले सकते हैं या फिर सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। संसदीय शपथ के अनुसार सांसद या तो भगवान के नाम पर शपथ ले सकते हैं, यानी भगवान अल्लाह गॉड के नाम पर शपथ ले सकते हैं, या फिर सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि वे कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और फिर निष्ठा रखेंगे। जहां संसद के गलियारों में कानाफूसी ये थी कि आखिर चौधरी ने एक समाजवादी या फिर एक कम्युनिस्ट के रूप में शपथ ली है, जो कि अपनी शपथ में भगवान का जिक्र नहीं करते। आपको बता दें कि नई सरकार में 72 सांसदों को मंत्री बनाया गया। इनमें बिहार के मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के राजभूषण चौधरी को भी नई मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। 46 वर्षीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कांग्रेस के अजय निषाद को करीब 2,34,927 वोटों से हरा दिया था। आपको बता दें कि राजभूषण चौधरी का जन्म 4 जुलाई 1977 को बेगूसराय में हुआ था। वे ग्रेजुएट पास है और फिर एक डॉक्टर भी है। जब बेगूसराय के कुंभी से मैट्रिक की परीक्षा पास करके समस्तीपुर के हसनपुर कॉलेज से एंटर किया। इसके बाद धनबाद के पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MD की डिग्री ली। वो भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट भी रहे। बड़ी खबर बिहार के पटना से सामने आई है। पटना के कदम कुआं से कटिहार पुलिस ने साइबर अपराधी को अरेस्ट किया है और बताया जाता है कि इन साइबर अरेस्टों का पाकिस्तानी कनेक्शन है। जी हां, आपको बता दें कि कटिहार पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। जब विभिन्न बैंकों के 16 ATM कार्ड, 8,000 नगद, 6 मोबाइल, 2 सोने की अंगूठी, चांदी का चैन बरामद हुआ है। इनका पाकिस्तानी साइबर अपराधियों से सीधा संपर्क है। तकनीकी और फिर वैज्ञानिक अनुसंधान और फिर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के निर्देश पर कटिहार साइबर थाना कांड के 2 प्राथमिक अभियुक्तों को पुलिस ने पटना के कदम कुआं इलाके से गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक और फिर अनियमितताओं के आरोपों को लेकर के देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर के हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अब ध्यान पूरी तरीके से एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित हो गया है जिसे नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। शख्स का नाम है संजीव मुखिया। बिहार के नालंदा जिले के संजीव मुखिया को संजीव सिंह के नाम से भी जाना जाता है। जांच अधिकारियों ने संजीव मुखिया की पहचान मेडिकल प्रवेश परीक्षा में यानी कि नीट परीक्षा में घोटाले के पीछे के कथित मास्टरमाइंड के रूप में की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव मुखिया की परीक्षा धोखाधड़ी में संलिप्तता 2 दशक पुरानी है। नालंदा कॉलेज की नूर सराय शाखा में तकनीकी सहायक के रूप में कार्यरत संजीव मुखिया का नाम कई पेपर लीक की घटनाओं से जुड़ा है। साल 2016 के बिहार लोक सेवा आयोग कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक में भी वे शामिल रहा। संजीव मुखिया कथित तौर पर रवि अत्री के साथ मिलकर के 16 गैंग चलाता है। जांच में पता चला है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं से लेकर के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं तक कई राज्यों में एक नेटवर्क फैला हुआ है। ये उसकी पहुंच को दर्शाने के लिए काफी है। संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी भूतखार पंचायत की मुखिया है। ये पद उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट मिलने के बाद संभाला था। संजीव का बेटा शिव कुमार बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित एक अन्य परीक्षा पेपर लीक मामले में कथित संलिप्तता के कारण कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है और जेल में बंद है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब असामान्य रूप से बड़ी संख्या में छात्रों ने नीट यूजी पेपर लीक परीक्षा में 720 अंक प्राप्त किए। शुरुआत में इसे ग्रेस मार्क दिए जाने के कारण माना गया, लेकिन बाद में बिहार पुलिस की जाँच में एक अलग पहलू सामने आया। जब परीक्षा से एक दिन पहले चुनिंदा उम्मीदवारों को परीक्षा का पेपर लीक किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक संजीव मुखिया पर 2024 की परीक्षा के लिए नीट यूजी प्रश्न पत्रों और फिर उत्तर पुस्तिकाओं के लिए वितरण की गई योजनाओं का आरोप बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे ये संवेदनशील सामग्री मोबाइल के जरिए मिली थी, जिसे किसी अज्ञात प्रोफेसर ने भेजा था। उसे पकड़ने के प्रयास जारी है और फिर कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कथित नेटवर्क पर बढ़ती कार्रवाई के बीच उसकी तलाश तेज कर दी है।
जातियों के जोड़ तोड़ से चल रही बिहार की राजनीति में इस समय कुशवाहा की पूछ बढ़ गई है। अति पिछड़ों की तरह कुशवाहा भी राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने 7 कुशवाहा उम्मीदवार को मैदान में उतारा। जीत तो 2 की ही हुई, लेकिन इसने पहले से चल रहे जातियों के समीकरण को उलट पुलट करके रख दिया। राजद ने सांसद अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना करके एनडीए पर और दबाव बढ़ा दिया, जहां अब एनडीए भरपाई की कोशिश में है, क्योंकि 2005 से विधानसभा के पिछले चुनाव तक यही माना जा रहा था कि कुशवाहा एक मुस्त एनडीए के साथ है। एनडीए इस बात से परेशान है कि लोकसभा की तरह 2025 में विधानसभा चुनाव में भी कुशवाहा वोटरों ने बेरुखी भी दिखाई तो क्या होगा। जाति आधारित गणना में कुशवाहा की आबादी 6% से अधिक बताई गई है। यह आबादी आरजेडी के माय समीकरण से जुड़ जाती है तो एनडीए को भारी नुकसान होगा। यह भरपाई के लिए एनडीए का पहला कदम उठ चुका है। दोस्तों, बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। जो कुछ दिनों पहले तक बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस मामले का तार पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जोड़ा था, वहीं पर राजद ने भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें आरोपों के साथ एनडीए के कई नेता नजर आए। अब आरजेडी ने इस मामले में चुनावी विश्लेषक और फिर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का नाम भी उछाला है। दरअसल राजद के प्रवक्ता कंचन यादव ने अब प्रशांत किशोर और ममता देवी की एक तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है। जब तस्वीर में ममता देवी और फिर प्रशांत किशोर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर से बिहार में सियासी बवाल मच गया है। आपको बता दें कि ममता देवी नीट पेपर लीक मामले के किंग पिंग संजीव मुखिया की पत्नी है। जी आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के देवघर से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उसमें 3 राजगीर प्रखंड के छलियाबापुर थाना क्षेत्र के बेलदार बिघा के रहने वाले हैं। ये सभी जमीन की खरीद बिक्री का धंधा करते हैं। बड़ी खबर बिहार के नालंदा से सामने आई है। आपको बता दूं कि यहां पर संपत्ति विवाद का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि मामला सारे थाना इलाके के, यानी कि नालंदा जिला के सारे थाना इलाके के, थाना का नाम है सारे, जहां इस सारे थाना इलाके के मुर्गियाचक गांव में संपत्ति विवाद में कलयुगी पुत्र ने अपने माँ बाप और फिर भाई की पत्नी को गलियों में दौरा करके पीटा है। जो जख्मी माता पिता मदद की गुहार लगाते रहे, मगर पुत्र की दबंगई इतनी थी कि कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। जहां कलयुगी पुत्र ने माता पिता को पीटा है, वो भी दौरा करके। इस पूरी घटना की जानकारी किसी ने चुपके से मोबाइल पुलिस तक पहुंचा दी, लेकिन पुलिस के आने की खबर उसके बेटे को पहले से ही लग गई, इसलिए पुलिस के आने से पहले ही बेटा गांव छोड़ करके फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जख्मी माँ बाप और फिर भाई की पत्नी को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में, जहां पर तीनों लोगों का इलाज जारी है। एक बहुत बड़ी खबर बिहार की सीतामढ़ी से सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक स्कूल में मिड डे मील में सड़ा हुआ अंडा दिए जाने पर छात्र ने विरोध किया, तो फिर हेडमास्टर गुस्साए तमतमाए छात्रों को पीट करके अस्पताल पहुंचा दिया। यह दर्जन भर छात्रों को पीटा गया है और सभी अस्पताल में भर्ती है। हेडमास्टर इसीलिए नाराज थे क्योंकि बच्चों ने खराब अंडे की शिकायत कर दी। आपको बता दें कि बिहार में मिड डे मील की बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आए दिन मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की शिकायतें आती रहती है। ताज़ा मामला बिहार के सीतामढ़ी से सामने आया है, जहां पर मिड डे मील में मिले सड़े हुए अंडे और कीड़ा युक्त भोजन खाने से जब बच्चों ने मना किया तो फिर स्कूल के हेडमास्टर आपे से बाहर हो गए और बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। जहां आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले की चौरोत थाना क्षेत्र की परिगामा पंचायत में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय का है, जहां पर परिगामा के प्रधानाचार्य ब्रजेश कापर ने विद्यालय में पढ़ रहे लगभग 13 बच्चों को मार पीट करके घायल कर दिया। जहां घायल बच्चों ने कहा कि हम लोग पूर्व की तरह ही, यानी कि पहले की तरह ही विद्यालय में पढ़ने गए थे। हम लोगों को सड़ा हुआ एवं कीड़ा फैला हुआ खाना दिया गया। बीते दिन हम लोगों को प्रधान अध्यापक ब्रजेश कापर के द्वारा सड़ा हुआ फल का वितरण किया, जिसे हम लोगों ने लेने से मना कर दिया। बच्चों का आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर के हेडमास्टर ब्रजेश कापर ने अलग अलग प्रश्न पूछ करके बेरहमी से हम बच्चों की पिटाई कर दी। ये पिटाई की जानकारी पाकर के बच्चों के अभिभावकों ने पुलिस को फोन कर दिया। सूचना पर स्कूल पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी दी और फिर घायल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी लपेटा है। जहां आपको बता दें कि अख्तरुल ईमान ने कहा है कि बिहार में आरजेडी की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, अपराध बढ़ा है। जी हां, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को घेरा। सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी यादव ने पिछले 3 दिनों के अंदर बिहार में जितनी भी घटनाएं घटी है
उसको लेकर के सरकार से सवाल पूछ डाले। वहीं पर तेजस्वी यादव के ट्वीट पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने प्रतिक्रिया दी है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि चाहे बिहार में राजद की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार, बिहार में अपराध भरा है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि बिहार में करप्शन, कोलिज्म और फिर क्राइम को रोकेंगे, लेकिन इन तीनों मामलों में एनडीए की सरकार फेल हो गई है। यह सरकार करप्शन में डूब गई है। नीतीश जी की सरकार में एस्टीमेट घोटाला सबसे अधिक हुआ है। वहीं पर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में शिक्षा के मामले में भी नीतीश सरकार बिल्कुल भी फेल है। उन्होंने कहा कि बिहार में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से 12 माह में मात्र 11 माह लोगों को अनाज मिलता है। जब 1 महीने का अनाज जन वितरण प्रणाली के कर्मचारी ब्लैक में बाहर भेज देते हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सब नज़र नहीं आता है? इस मामले को लेकर के लोग सरकार को और फिर उनके अधिकारियों को बहुत सा आवेदन देते हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 24 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ इन जिलों के लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार आज बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। इन जिलों में कुछ स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। वहीं पर मौसम विभाग ने बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली के लिए भी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा है, क्योंकि 24 घंटे में आकाशीय बिजली से बिहार के 2 जिलों में 4 लोगों की जान चली गई है। इसलिए खराब मौसम के दौरान घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मंगलवार को लोकसभा और फिर राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेताओं के नाम का ऐलान किया है। लोकसभा में दिलेश्वर कामत को और फिर राज्यसभा में संजय झा को जदयू संसदीय दल का नेता बनाया गया है, चुना गया है। जहां अति पिछड़ी जाति से आने वाले दिलेश्वर कामत लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। वे बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। जहां दिलेश्वर कामत जदयू के टिकट पर साल 2019 में सुपौल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार 17वीं लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार उन्होंने जीत हासिल की है। अब नीतीश ने उन्हें खास जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा में जदयू संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया है। दोस्तों, देश में लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग उठ रही है। जहां लोकसभा चुनाव से पहले ही इस मुद्दे को लेकर के जमकर के सियासत हो चुकी है और हो रही है। कई राजनीतिक पार्टियों के नेता इसके पक्ष में हैं। अब फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई है। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान जाति आधारित जनगणना को फिर से अपना मजबूत समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में बदलाव लाने के लिए इसकी जरूरत है। इस मामले को लेकर के नीतीश कुमार के रुख पर उन्होंने कहा कि वे कई दिनों से इस विचारधारा यानी कि जातिगत जनगणना को समर्थन देते थे। जब उसकी सरकार ने बिहार में कुछ कदम उठाए हैं तो फिर अच्छी बात है। जब नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार का हिस्सा है, वह इस पर अपनी किस तरह की राय रखते हैं, इसका संदेश देश में जाएगा। गौरतलब है कि देश की वर्तमान राजनीति में जातिगत जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। ओबीसी, एससी और फिर एसटी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की मांग उठ रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके समेत कई विपक्षी पार्टियां इसके पक्ष में हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ सरकार में थे, तब उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। बिहार जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य भी बना। नीतीश सरकार ने सर्वे के आंकड़े भी पेश किए थे। खबर बिहार के गोपालगंज से सामने आई है। गोपालगंज में शातिर ठगों ने पैसा डबल करने का झांसा देकर के एक युवक से 46 लाख रुपए से अधिक ठग लिए हैं। ठगी के शिकार युवक ने पड़ोसियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है और फिर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। घटना गोपालगंज जिला के गंगाछर गाँव की है। जानकारी के मुताबिक पड़ोसियों ने ही संतोष को ठगी का शिकार बनाया है। संतोष कुमार के घर के बगल में रहने वाले पवन सिंह, रामचंद्र सिंह, अनुज सिंह और फिर गायत्री देवी ने शेयर बाजार के जरिए रुपये को दोगुना करने का झांसा दिया। इतना ही नहीं, जमीन लिखवाने के नाम पर भी संतोष को ठगी की शिकार बनाया और फिर 46 लाख रुपए ठग लिए। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी पहले असम में रहते थे। उन्होंने संतोष को झांसा दिया कि शेयर मार्केट में पैसे लगाओ और रुपए डबल हो जाएंगे। जब संतोष ने उनके झांसे में आकर के पहले 17 लाख रुपए दिए और फिर 23 लाख रुपए दिए। इस तरह से आरोपियों ने संतोष से 46 लाख रुपए से अधिक रुपए ऐंठ लिए। संतोष को जब एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है तो फिर वह आखिरकार थाना पहुंचा और पड़ोसियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और फिर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लेने का भरोसा दिलाया है।
दोस्तों, आप लोगों ने आज तक लुटेरी दुल्हन के बारे में सुना होगा। इसके बारे में बहुत सारी खबरें भी बनी और सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। आए दिन इस तरीके का मामला आते रहता है और फिर लुटेरी दुल्हन की कहानी भी सामने आती रहती है। लेकिन आज हम आपको लुटेरी दुल्हन के बारे में नहीं बल्कि लुटेरा दुल्हा के बारे में बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों के बाद शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ा ही रोचक मामला निकल करके सामने आया, जहां पर लुटेरी दुल्हन के बदले लुटेरा दुल्हा मिल गया है। जहां इसने शादी का झांसा देकर के लाखों की संपत्ति पर अपना हाथ साफ कर दिया। दरअसल मामला बिहार के जमुई जिला का है। जमुई निवासी एक युवक ने खुद को एयर इंडिया का पायलट बता करके मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल डाली। इसके बाद यहां से उसने पटना की एक लड़की से बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते गया और बढ़ते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम तक भी पहुंच गया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जब लड़की इसे इसके काम के बारे में सवाल करती थी तो फिर वो खुद को कभी गायक तो कभी सेलिब्रिटी बताता था। इसके बाद अब इसे पटना पुलिस ने ठगी के आरोप में अरेस्ट कर दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए थानेदार हरि नारायण सिंह ने बताया है कि जक्कनपुर निवासी लड़की ने बीते 2 अगस्त को पुलिस में 17,20,000 रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से उनकी पहचान गौतम मृणाल नाम के युवक से हुई। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच गई। इस बीच युवक गौतम मृणाल ने युवती को फ़ोन किया और फिर कहा कि उनकी पिताजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, उन्हें एयर एम्बुलेंस से बेंगलुरु जाना है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ पैसे की सख्त ज़रूरत है। इसके बाद गौतम की बातों में आकर के लड़की ने 17,20,000 रुपये ऑनलाइन भेज दिए। इसके बाद क्या था, गौतम ने पीड़ित से दूरी बनानी शुरू कर। इसके बाद पता चला है कि गौतम बेरोजगार और जालसाज है, यानी कि धोखाधड़ी है। जी हाँ, उसने बाराबांकी की एक लड़की से शादी कर ली और वह पत्नी को लेने फ्लाइट से देवघर जाने वाला। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने देवघर से युवक को गिरफ्तार करके पटना ले आई है। जब पुलिस का मानना है कि आरोपी कई लोगों से ठगी कर चुका है। पुलिस अन्य मामले की संलिप्तता की जांच कर रही है। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आदेश के आलोक में अब आज से बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपनी उपस्थिति ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के मदद से ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। अब शिक्षक हर दिन विद्यालय आने के समय और विद्यालय से जाने के समय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे, यानी कि हाजिरी बनाएंगे। हालांकि ऑनलाइन हाजिरी बनाने की ये प्रक्रिया फिलहाल परीक्षण के तौर पर शुरू की जा रही है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय के कम से कम एक शिक्षक को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की बात कही गई है। इसके साथ ही सभी शिक्षक पहले की तरह ही ऑफलाइन उपस्थिति भी रजिस्टर बनाएंगे। अगर किसी भी विशेष विद्यालय से एक भी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं होती है तो फिर उस विद्यालय को बंद करते हुए सभी शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। दोस्तों, मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंधी, बारिश और फिर वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कोसी, सीमांचल और फिर उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। हालांकि दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। 10 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं पर राजधानी पटना में कल दिन भर लोग तीखी धूप और फिर उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। लेकिन देर शाम मौसम का मिजाज बदल गया और हल्की बारिश और फिर ठंडी हवा ने पटना समेत आसपास के इलाकों में गर्मी से राहत दी। थंडर स्टॉर्म की गतिविधि बनने से पटना में शाम होते ही बादलों की आवाजाही शुरू हो गई, जिसके बाद देर शाम को बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पटना उमस भरी गर्मी की चपेट में रहेगा, जिस कारण लोगों को पसीने छूटने वाली गर्मी का एहसास होता रहेगा। वहीं पर बुधवार को पटना समेत दक्षिण पश्चिमी और फिर दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर गरज और फिर चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इन जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज 4 जिलों अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं पर गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में आंधी और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, मुंगेर, बांका, भागलपुर और जमुई में हल्की सी मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है, हो सकती है। जी हाँ, इन जिलों में भी कुछ स्थानों पर ठंड का गिरने की संभावना बनी रहेगी। वहीं पर मौसम विभाग ने आज दक्षिण बिहार में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण बिहार, जहां आपको बता दें कि पटना, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और नालंदा जिले हीटवेव की चपेट में रहेंगे। वहीं पर बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और नवादा जिले में मौसम सामान्य रहेगा।
अब बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की सभी जिलों में 90 दिनों के अंदर जमीन से संबंधित विवाद को खत्म कर दिया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार 21 जून को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अधिकारियों को 90 दिनों के अंदर जमीन से संबंधित विवाद को सुलझा लेने का निर्देश दिया है ताकि भूमि विवाद का समस्या दूर किया जा सके। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में भूमि विवाद की समस्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े और हिंसा तक की नौबत आ जाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण से ही भूमि संबंधित सारे दस्तावेज अद्यतन होंगे और जमीन को लेकर के जो झगड़ा लड़ाइयाँ हो रही है उस पर रोक लगेगी। इसके लिए सभी जिलों में सर्वे का काम शुरू किया गया है। दोस्तों, बिहार के 4 शहरों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर के तैयार है। लोगों को इसके चालू होने का इंतजार है। दरभंगा में एक बार फिर से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चालू होने की तारीख आगे बढ़ गई है। वहीं पर मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की शुरुआत 15 जुलाई से होने की बात कही जा रही है। जब गया में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी सारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक यहाँ OPD सेवा भी शुरू नहीं हो पाई है। कमोबेश यही हाल भागलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का है। आपको बता दें कि SKMCH परिसर में 100 करोड़ से अधिक लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है। सुपर स्पेशलिटी का भवन बनकर के तैयार हो गया है और सारे उपकरण भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर आभा रानी सिन्हा ने बताया है कि 15 जुलाई से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया जाएगा। बिहार में कितनी कहाँ सरकारी जमीन है, इन सभी जमीन का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। ये रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास होगा या इसके लिए सरकार सरकारी जमीन की जमाबंदी कराएगी। अभी वर्तमान समय में सरकारी जमीन की जमाबंदी का कोई भी प्रावधान नहीं है। जब वहीं पर सरकारी जमीन की जमाबंदी के बाद उस जमीन को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिस पोर्टल के माध्यम से लोग जान सकेंगे कि उनके इलाके में कौन सी जमीन सरकारी है। या इससे सरकार को भी काफी फायदा होगा। इससे बिहार में स्कूल, अस्पताल, पावर सब स्टेशन और फिर ग्रिड से लेकर अन्य सभी विकासात्मक कार्य में दी गई जमीन की जानकारी भी उपलब्ध होगी। दोस्तों, बिहार में आधा दर्जन एयरपोर्ट ऐसे हैं जो बिहार सरकार के नियंत्रण में आते हैं। इन एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के पहले भी घोषणा होती रही है, लेकिन ये कार्य आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जब एक बार फिर से इस दिशा में पहल की जा रही है। जब विमानों में लोगों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए लोगों को उनके ही शहर से ही विमान सेवा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार ने केंद्र के साथ हुई प्री बजट बैठक में इस योजना को केंद्र के सामने रखा है। जो उम्मीद है कि आगामी बजट में केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में सकारात्मक पहल होगी। बिहार सरकार की इस पहल से राज्य के करीब 9 शहरों के एयरपोर्ट को हवाई सेवा से जोड़ने की उम्मीद बढ़ी है। बिहार सरकार ने ऐसे 6 से अधिक एयरपोर्ट पर सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है। एक और जहां राज्य सरकार ने केंद्र को जमीन मुहैया कराने की बात कही है, वहीं सरकार ने भवन निर्माण विभाग को भी निर्देश दिया है कि संबंधित एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति और फिर भविष्य में जो कार्य किए जा सकते हैं उसका आकलन करते हुए संभावित खर्च का आकलन करें और फिर सरकार को अपनी रिपोर्ट मुहैया कराएं। बिहार में वर्तमान में 15 एयरपोर्ट है, 6 घरेलू या फिर क्षेत्रीय एयरपोर्ट है, 3 एयरबेस और फिर 3 हवाई पट्टी है। फिलहाल पटना और दरभंगा से घरेलू उड़ानें हो रही है, जबकि गया से इंटरनेशनल उड़ानें हो रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की लगभग सभी जनसभाओं में लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी के शासनकाल जंगल राज बताते हुए उनके दोहराव को रोकने की अपील की थी। जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली NDA ने बिहार की 40 में से 30 सीटें जीती थी। अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। इस तैयारी के बीच बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कड़ा सवाल पूछ डाला है। जब तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि क्या उन्हें जंगल राज के जंगली सपने सिर्फ चुनाव के दौरान ही आते हैं। तेजस्वी यादव ने 3 दिनों में बिहार के अंदर 33 बड़ी आपराधिक घटनाओं की एक लिस्ट जारी की है और ये लिस्ट जारी करते हुए सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके पावन मुखाबिर विंद से बिहार में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे रिकॉर्ड तोड़ अपराध पर 2 शब्द निंदा और अपेक्षा है। वैसे भी सभी न्यायप्रिय एवं विवेकशील बिहारी कहते हैं कि आपको चुनाव के वक्त ही जंगलराज के जंगली सपने आते हैं। आपकी जानकारी और संज्ञान के लिए दिन की आपराधिक घटनाओं की दर्दनाक अल्प सूची शेयर कर रहा हूं। ये बातें कहते हुए तेजस्वी यादव ने 33 आपराधिक घटनाओं की एक लिस्ट जारी की है, जो कि आप तेजस्वी यादव की ट्विटर अकाउंट में देख सकते हैं।
दोस्तों खबर कटिहार से सामने आई है। कटिहार में थाने में जब्त शराब कबाड़ में छिपा करके थानेदार को महंगा पड़ गया। आपको बता दो कि एसपी ने थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जहाँ ये मामला कटिहार से सामने आई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो आपको पता है, जिसे सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी बिहार पुलिस को दी गई है और उत्पाद विभाग को दी गई है। लेकिन कई बार पुलिस ही शराब कारोबारी के साथ मिल जाती है, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। इसी कड़ी में जब्त शराब को छिपाने के मामले में थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी फंस गए हैं। इस मामले में एसपी ने तीनों को निलंबित कर दिया है। कटिहार रोशना थाना क्षेत्र से जुड़े हुए इस मामले पर जानकारी देते हुए एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया है कि एक वीडियो मिली है जिसमें रोशना थाना परिसर के पुराने गाड़ी में शराब के कुछ कैन और फिर बोतल को छुपा करके रखा गया था। जहाँ कहा कि प्रारंभिक जांच के क्रम में ये बातें सामने आ रही है कि ये शराब किसी मामले में जब्त किया गया था और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से छुपा करके रखा गया था। इसी मामले पर रोशना थाना प्रभारी तारिक अनवर अंसारी सहित 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए तीनों को निलंबित कर दिया गया है। जहां आगे इस मामले पर कार्रवाई जारी है। अब बिहार भाजपा में बड़ा बदलाव की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद बिहार भाजपा अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस बीच बिहार भाजपा में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जहां बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है, जब यानी कि एक व्यक्ति एक ही पद ले सकते हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में भाजपा में एक बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को सरकार चलाने का जनादेश प्राप्त हुआ था, जब बाद में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के महागठबंधन में जाने के बाद भाजपा सरकार के बाहर हो गई थी। यह उस समय भाजपा के सामने जदयू और राजद से एक साथ लड़ने की चुनौती सामने आ गई थी। ऐसे में भाजपा ने पिछले साल मार्च में सम्राट चौधरी के हाथ में प्रदेश के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी। जब प्रदेश के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप देकर के बड़े कुशवाहा समुदाय को खुश करने की कोशिश की। जब सम्राट चौधरी के जरिए भाजपा की नज़र क्वेरी और कुर्मी वोट बैंक की साधने की थी। इस बीच प्रदेश की सियासत की का गणित बदला और नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ आ गए। इसी के साथ ही फिर एनडीए की सरकार बनी और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी कि सम्राट चौधरी अब 2 पद लेकर के बैठे हुए हैं, एक तो उप मुख्यमंत्री की और एक भाजपा अध्यक्ष के। या लोकसभा चुनाव में भाजपा संगठन में बदलाव करके कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन चुनाव के बाद बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इधर देखा जाए तो राजद जहां कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं पर भाजपा अपने जातीय समीकरण को दुरुस्त करने को देख रही है। जिन सूत्रों के अनुसार भाजपा सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बदलने पर भी विचार की जा रही है। यानी कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अभी सम्राट चौधरी है और इसको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा सम्राट चौधरी को ही अध्यक्ष बनाए रखने करके उप मुख्यमंत्री पद पर बदलाव कर सकती है। वैसे अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलने के बाद यह साफ है कि भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेगी। ऐसे में प्रदेश भाजपा का कोई भी नया अध्यक्ष मिले तो फिर हैरानी वाली बात नहीं होगी। तुम मेरे बाप हो जो मैं तुझको पूछ करके ड्यूटी पर आऊंगा, ड्यूटी करूंगा कि नहीं करूंगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है एक डॉक्टर साहब का। दरअसल बात यह है कि सीतामढ़ी में एक डॉक्टर साहब लेट से अस्पताल पहुंचे तो वहां पर कर्मियों ने उनसे पूछा है कि आप इतने लेट से क्यों आए। तो डॉक्टर साहब भड़क गए और सीधे गाली गलौज पर उतर गए। गाली गलौज करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे बाप हो जो मैं तुमको पूछ करके ड्यूटी पर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सीतामढ़ी जिले का है। सीतामढ़ी जिले में एक डॉक्टर लेट से अस्पताल आए तो कर्मियों ने पूछा है कि भाई इतने लेट से क्यों आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब भर गए और गाली गलौज करने लगे और अब शब्द बात कहने लगे। उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो फिर डॉक्टर साहब फिर कैमरे के सामने आकर के माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि अगर किसी की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ हुआ हो, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो फिर उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। या डॉक्टर साहब पहले गाली गलौज करते हैं, उसके बाद वीडियो वायरल होता है तो फिर अब माफ़ी मांगते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है इस डॉक्टर? किशनगंज में बद से बदतर हो रही बिजली व्यवस्था के खिलाफ अब आम जनों का आक्रोश सड़क तक पहुंच चुका है। जी आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग जगहों में अब बिजली व्यवस्था के खिलाफ लोग सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करके अपना आक्रोश जता रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 15 दिन से किशनगंज जिले की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, ठप हो चुकी है। जहां बिजली नदारत रहती है। बिजली की इसी लचर व्यवस्था के खिलाफ कल रात ठाकुरगंज के पुआखाली में भी स्थानीय ग्रामीणों ने मशाल जुलूस निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया और इस जुलूस में आए लोगों ने सरकार एवं स्थानीय
नेताओं पर जम करके भड़ास निकाली। जब पौवा खाली के बाद आज बहादुरगंज मार्केट में भी लोग आक्रोश हो गए। जब बहादुरगंज किशनगंज को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को घंटों जाम करके आगजनी किया। स्थानीय लोगों की मांग थी कि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार लाया जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लगभग बिजली नदारद रहती है। जब चक्का जाम करने वाले आमजनों ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि अब 2017 में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। चक्का जाम करने वाले आमजनों ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि जब 2017 में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी तब भी बिजली की इतनी किल्लत नहीं हुई जितनी आज हो रही है। लोग जहां सरकार पर हमलावर हो रहे थे तो वहीं पर स्थानीय नेताओं पर भी जम करके बरस रहे थे। चूंकि लोगों का मानना था कि एक ओर बिजली की हालात बद से बदतर हो रही है तो वहीं पर अपना किशनगंज के सांसद, विधायक से लेकर के जिला पार्षद, मुखिया आदि लोगों ने भी अपने लब सील रखे हैं। यह लगातार विभाग के तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है मगर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हो रही है। हालांकि कुछ दिन पहले किशनगंज डीएम ने भी पीसी करके यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आश्वासन दिया था कि जल्द ही व्यवस्था में सुधार होगी, मगर इसका भी कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जाम को तो खत्म कर दिया, मगर सवाल यह बनता है कि आखिर किशनगंज जिले की बिजली व्यवस्था को क्या हो गया है। जब विभाग से संपर्क किया जाता है तो फिर कभी इंसुलेटर बिगाड़ जाने की बात करते हैं तो कभी 33 kV तो कभी और कुछ। सवाल बनता है कि आखिर बिजली की इस भीषण समस्या को देखते हुए भी यहाँ के विधायक, सांसद कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? आखिर मनमानी किसकी है, विभाग की, सरकार की या फिर स्थानीय लोगों की? कब तक सुधरेगी बिजली की ये व्यवस्था? इस बार की बिजली व्यवस्था ने ये साबित कर दिया है कि बिजली विभाग में तार इत्यादि में जम करके घोटाला होता है और फिर इस पर सब खामोश रहते हैं। शायद यही कारण है कि बिजली कोमा में चली गई है। अब आपको बता दें कि किशनगंज जिले में बिजली की भीषण प्रॉब्लम हो रही है। बिजली रहती ही नहीं है, मगर इसके बावजूद भी सभी की सभी नेतागण ना जाने क्यों खामोश हैं, इसे समझना जरा मुश्किल है। अब हर शहर, हर गांव से लोग आगे आ रहे हैं और बिजली की मनमाने तरीके से लोग खुल करके लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किशनगंज में बिजली व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है और कब तक ये सुधारा जा सकता है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं और प्रशासन उधर मौज में है। प्रशासन हो या फिर नेता हो, वे लोग तो मौज में हैं, अपना इन्वर्टर लगा दिए हैं, अपना जनरेटर बैठा दिए हैं, तो उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो आम जनता को है, आपको है, हमको है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, बिजली व्यवस्था के बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि अपना लोकल खबरों से भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कीजिए, केडीबी लाइव लिखिए और आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और इसमें पूरे बिहार की खबरों को देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। उसी खबर को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 4-5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे कि आपकी समय की बर्बादी होती है। कम से कम तो 3 मिनट ले ही लिया जाता है। ऐसे में अगर आप अपने समय की बचत करना चाहते हैं, उसी खबर को अगर आप ऐप में देखेंगे तो आपको 1 मिनट से भी कम समय में दिखाया जाएगा, वो भी फुल रिपोर्ट के साथ। इससे क्या होगा कि आपकी समय की बचत होगी। तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस ऐप में आप खुद से भी खबर को पोस्ट कर पाएंगे। जी हाँ, यानी कि जैसे कि फेसबुक में खबर को पोस्ट कर पाते हैं, फोटो पोस्ट कर पाते हैं, वीडियो पोस्ट कर पाते हैं, लिख करके पोस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से आप केडीबी लाइव ऐप में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। उसमें आप अपना अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप खुद से खबर को पोस्ट करेंगे तो आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज कर देंगे, उसके बाद अपना नाम और फोटो देकर के अपना अकाउंट बना लेंगे। बहुत सिंपल है। साथ ही साथ अकाउंट बना लेंगे तो आप इसमें कमेंट कर पाएंगे, लाइक कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे, मैसेज कर पाएंगे एक दूसरे को। जी हाँ, मैसेज का भी सिस्टम है, यानी कि चैटिंग का भी सिस्टम है केडीबी लाइव ऐप में, और खुद से खबर को पोस्ट कर पाएंगे। यानी कि दूसरे की खबर को देख भी सकते हैं, पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं और खुद से खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, तो इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्ले स्टोर में जाइए, अभी इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।